अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, मैं हूं आपकी मेंटोर उम्मा रुमान। आज थीरीज़ ऑफ मैनेजमेंट को हम आज के वीडियो में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि बेसिकली थीरीज़ ऑफ मैनेजमेंट हैं क्या। थीरीज़ ऑफ मैनेजमेंट वो थीरीज़ हैं जो कि हमें डिफरेंट एलिमेंट्स ऑफ एजुकेशन के हवाले से एंड डिफरेंट एस्पेक्ट्स ऑफ मैनेजमेंट के हवाले से जो है इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करती हैं एंड डिफरेंट टाइप्स हमें सिखाती हैं कि मैनेजमेंट जो है वो कौन-कौन से स्टाइल्स में की जा सकती है। और अगर हम बात करें इन थीरीज़ की, तो जो 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट थीरीज़ हैं जिनके हवाले से पीपीएससी के क्वेश्चंस में अक्सर क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं, वो मैं आपके साथ डिस्कस करूँगी। और मैं आपको ये भी बताऊँगी कि ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट जो थीरीज़ हैं वो कौन-सी हैं, जिन पे आपने ज़्यादा जो है वो फ़ोकस करना है। तो आपने जो फर्स्ट 7 थीरीज़ हैं, उन पे ज़्यादा फ़ोकस करना है और उन सबसे ज़्यादा आपने फ़ोकस करना है फर्स्ट 4 थीरीज़ पर या फर्स्ट 5 थीरीज़ पर। जो फर्स्ट 5 थीरीज़ ऑफ मैनेजमेंट है, इनको वाइटल समझा जाता है। इनमें से जो पीपीएससी का पेपर है या इंटरव्यू के हवाले से भी अगर हम देखें तो क्वेश्चन ज़रूर पुट किए जाते हैं। बाकी जो 5 थीरीज़ हैं, इनको भी हम जो है सेकेंडरी इंपॉर्टेंस तो देंगे, लेकिन ये भी ऐसी थीरीज़ हैं जिनको हम छोड़ नहीं सकते। इनको लर्न तो करना पड़ेगा हर सूरत, लेकिन ज़्यादा फ़ोकस हमारा जो है वो फर्स्ट 5 टू 6 थीरीज़ पर होना चाहिए। और इसके अलावा कुछ माइनर मैनेजमेंट की थीरीज़ हैं, वो भी मैं सुपरफिशियली आप लोगों के साथ डिस्कस करूँगी। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं थ्योरी एक्स एंड थ्योरी वाई, जो कि दोनों मैकग्रेगर ने प्रेजेंट की थी। थ्योरी एक्स में मैकग्रेगर ने ये कहा था कि जो वर्कर्स हैं वो इनबॉर्न लेजी होते हैं, वो वर्क को अवॉइड करते हैं और ये अगर मोटिवेट होते हैं तो लो लेवल की नीड्स से मोटिवेट होते हैं, क्योंकि उनकी एक्सपेक्टेशंस ही इतनी होती हैं। और उसके अलावा जो थ्योरी एक्स के हामिल वर्कर्स होते हैं, उनको कॉन्स्टेंट और डायरेक्ट सुपरविजन की ज़रूरत होती है। और थ्योरी एक्स में अकॉर्डिंग टू मैकग्रेगर जो मैनेजर होता है, उसकी टोन ऑटोक्रेटिक होती है या फिर अथॉरिटेरियन होती है। और जो एम्प्लॉयज़ का फीडबैक है उस पर रिलाई नहीं किया जाता। ठीक हो गया, क्योंकि वर्कर्स जो हैं वो लेज़ी होते हैं, कामचोर होते हैं, वो वर्क को अवॉइड करना चाहते हैं, तो इसलिए उनके जो वर्क है उस पर उनके फीडबैक्स को ऑथेंटिक नहीं समझा जाता। इसके अलावा जो वर्कर्स होते हैं उनको मोटिवेट अगर करना हो तो फिर उनके पर्सनल इंटरेस्ट को देखा जाता है और उनको कम्फर्ट या उनको ईज़ प्रोवाइड करनी पड़ती है और उनको प्लेयर की तरफ लाना पड़ता है, सो दैट वो वर्क जो है उसको करने की कोशिश करें। उसके अलावा जो थ्योरी एक्स है, इसमें पनिशमेंट और रिवार्ड्स को बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल रिवार्ड हमारी सैलरी हो गई, और उसके अलावा भी डिफरेंट रिवार्ड्स हो सकते हैं, जैसे इंसेंटिव्स दे दिए जाते हैं या ज़्यादा वर्क पे ज़्यादा जो है मनी ऑफर की जाती है। इसके अलावा पनिशमेंट में सेंश्योर हो सकता है, पनिशमेंट में रिमूवल फ्रॉम सर्विस भी हो सकता है, पनिशमेंट में माइनर पेनल्टीज़ भी हो सकती हैं। और जो मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है अकॉर्डिंग टू थ्योरी एक्स में, तो वो मैनेजर की होती है। जो मैनेजर का ऑर्डर होता है वही फाइनल होता है और मैनेजर जो है वो डिसिप्लिन को मेंटेन करने की कोशिश करता है। ये तो हो गई जी थ्योरी एक्स हमारी। अब अगर हम थ्योरी वाई की बात करें, तो थ्योरी वाई जो है वो भी मैकग्रेगर ने दी। जो एम्प्लॉयज़ हैं वो सेल्फ मोटिवेटेड होते हैं अकॉर्डिंग टू थ्योरी वाई, सेल्फ डायरेक्टेड होते हैं, एम्बिशियस होते हैं, विलिंग टू वर्क होते हैं, वो वर्क करना चाहते हैं, उन्हें वर्क करके खुशी महसूस होती है। इसलिए जो मैनेजर है उसका कंट्रोल भी बहुत ज़्यादा टाइट नहीं होता। इसके अलावा जो मैनेजर है उसका एक अच्छा जो है म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग होती है थ्योरी वाई के जो वर्कर्स होते हैं उनके साथ। उसके अलावा जो थ्योरी वाई है उनको जो है सेल्फ एक्चुअलाइजेशन के लेवल पे रखा है मैकग्रेगर ने, लेकिन मुझे लगता है कि ये सेल्फ एक्चुअलाइजेशन की बजाय सेल्फ एस्टीम का लेवल होना चाहिए था। ये टोटली मेरी अपनी अप्रोच है। इसके लिए मैं आपको जो है लॉजिक्स भी दूँगी। लॉजिक्स ये हैं कि जी अकॉर्डिंग टू मैस्लो हायरार्की ऑफ नीड्स, जो उसका सेल्फ एक्चुअलाइजेशन का लेवल है वो ऐसा लेवल है जो कभी जिसको इंसान कभी मीट नहीं कर सकता, या ये एक ऐसा लेवल है जिसमें इंसान सारी बेसिक नीड्स या उससे पहले वाली चारों नीड्स जो हैं उनको भूल जाता है। उसको उनके पूरा होने या ना होने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन जब थ्योरी वाई है उसमें अगर हम जो वर्कर्स हैं उनको सेल्फ एक्चुअलाइजेशन के लेवल पर रख लेते हैं, तो फिर तो उनका काम करने का मकसद ही खत्म हो जाए, क्योंकि सेल्फ एक्चुअलाइजेशन के लेवल पे असल में हम ह्यूमैनिटी पे वर्क कर रहे होते हैं, जबकि जो वर्कर्स होते हैं वो अर्निंग कर रहे होते हैं अपनी फैमिली के लिए। तो या तो ये लव एंड बिलोंगिंग का लेवल हो सकता है, वरना अगर इसको हम ज़्यादा भी अपर लेवल पे लेके जाएँ तो ये जो लेवल हो सकता है वो सेल्फ एस्टीम का लेवल हो सकता है, सो दैट कि वो माशरे में अपना एक नाम बना सकें, अपने आप को प्रूव कर सकें और माशरे में अपने लिए और अपने बच्चों के लिए जो है वो इज़्ज़त की रोज़ी-रोटी कमा सकें। तो मेरे अकॉर्डिंग तो ये सेल्फ एक्चुअलाइजेशन का नहीं बल्कि सेल्फ एस्टीम का लेवल बनता है, लेकिन अकॉर्डिंग टू मैकग्रेगर ये सेल्फ एक्चुअलाइजेशन का लेवल होता है। उसके अलावा जो वर्कर्स हैं वो अपने वर्क की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को समझते हैं अकॉर्डिंग टू थ्योरी वाई, और मैनेजर और वर्कर का आपस में कोलैबोरेशन होता है, ये मिल के वर्क करते हैं। सुपरविजन की ज़रूरत तो होती है, लेकिन बहुत कम सुपरविजन की। अब अगर थ्योरी ज़ी की बात करें तो ये विलियम ऊची ने प्रेज़ेंट की थी। अच्छा, थ्योरी जो एक्स है और थ्योरी वाई है, ये दोनों थ्योरीज़ कहा जाता है कि 1960 में प्रेज़ेंट हुई हैं। ठीक हो गया। अब अगर सॉरी, थ्योरी ज़ी की बात करें तो विलियम ऊची ने ये थ्योरी 1981 में प्रेज़ेंट की थी। अकॉर्डिंग टू थ्योरी ज़ी जो है इसको जापानीज़ थ्योरी भी कहा जाता है और इसमें थोड़ा-सा मिक्सचर हमें अमेरिकन थ्योरी का भी मिलता है। तो थ्योरी ज़ी जो है
उसमें हमें जापानीज़ और अमेरिकन दोनों स्टाइल्स मिलते हैं, इसका मिक्सचर मिलता है। इसके अलावा जो थ्योरी ज़ी है वो ज़्यादातर जो लॉयल्टी है, एम्प्लॉइज़ की लॉयल्टी इस पे वर्क करती है। ये थ्योरी कहती है कि ऑर्गेनाइज़ेशन में बेस्ट प्रोडक्टिविटी से ज़्यादा एक एम्प्लॉयी को लॉयल बनाने पे काम किया जाए, सो दैट वो प्रोडक्टिव भी हो और वो आपकी कंपनी के लिए जो है एक कंस्ट्रक्टिव और एक्टिव मेंबर भी साबित हो और आपकी कंपनी को कोई नुकसान भी ना पहुँचाए। अब लॉयल्टी के लिए वो सबसे पहले जो एम्प्लॉइज़ हैं उनकी वेल बीइंग पे काम करेंगे, फिर वो उनको सैटिस्फाई करने की कोशिश करेंगे। उसके अलावा लार्ज अमाउंट ऑफ ट्रस्ट जो है वो बिटवीन एम्प्लॉय एंड बिटवीन मैनेजर और एडमिनिस्ट्रेशन उसको बिल्डअप करने की कोशिश करेंगे, लार्ज अमाउंट ऑफ ट्रस्ट को, और फ्रीडम होगी वर्कर्स को, सो दैट उनको खुशी महसूस हो और वो ज़्यादा जो है लॉयल बने। और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ जो हैं वो भी टोटली वर्कर्स पर होती हैं। अच्छा, इन्होंने एक और टर्म भी इंट्रोड्यूस करवाई थी थ्योरी ज़ी के अंडर कि अगर पेंशन जो है वो दी जाए वर्कर्स को तो वो ज़्यादा लॉयल हो सकते हैं, क्योंकि इस तरह से वो इनसिक्योरिटी का जो उनका लेवल है वो ख़त्म हो जाएगा। इनसिक्योरिटी वो फील नहीं करेंगे, वो खुद को सिक्योर फील करेंगे कि अगर हम इसी ऑर्गेनाइजेशन में अपनी ज़िंदगी के 25 से 30 साल लगा लेते हैं तो एंड में जब हम घर में बैठे होंगे और हम इस काबिल नहीं होंगे या हमारा स्टेमिना जो है बिल्कुल उस लेवल पर नहीं होगा कि हम अर्निंग कर सकें, तो जो कंपनी है वो हमें पेंशन प्रोवाइड करेगी। तो ये जो पेंशन है वो बेसिकली थ्योरी ज़ी की इजाद की हुई ही एक टर्म है। अब हम डिस्कस करते हैं साइंटिफिक मैनेजमेंट थ्योरी। साइंटिफिक मैनेजमेंट थ्योरी जी टेलर ने इंट्रोड्यूस करवाई थी और इसको टेलरिज्म भी कहा जाता है। और टेलर ने आपको पता है कि करिकुलम का फर्स्ट मॉडल भी दिया था और साइंटिफिक मैनेजमेंट थ्योरी भी जो है टेलर ने ही इंट्रोड्यूस करवाई है। इसीलिए टेलर को फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट थ्योरी भी कहा जाता है, या इसको फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट भी सिंपली कहा जाता है। और टेलर जो है उन्होंने ये थ्योरी 1909 में इंट्रोड्यूस करवाई थी और इसका एक ही बेसिक पर्पस था, जो कि ये था कि इंसान से गधों की तरह काम लिया जाए, इन सिंपल वर्ड्स। यानी इंसान को इंसान नहीं बल्कि मशीन समझा जाता था। अगर मैं आपको इसकी डेली लाइफ एग्जांपल दूँ ना, तो आपने अक्सर देखा होगा कि मशीन्स में जो है कुछ फैक्ट्रीज़ का अक्सर हम जो है वर्क देख रहे होते हैं, या कभी हम फील्ड ट्रिप्स पे अगर अपने स्कूल के बच्चों का ट्रिप लेके जाएँ तो हम उसमें भी देखते हैं। मैं आपको एग्जांपल देती हूँ कि फॉर एग्जांपल आपने विजिट किया एक टॉफ़ी बनाने वाली कंपनी का, तो उसमें क्या होता है कि मतलब जो मिक्सचर है वो अलग से तैयार किया जा रहा होता है, शुगर अलग से ग्राइंड की जा रही है, तो वो मशीनें ही कर रहे होते हैं। लेकिन जब ये सारा प्रोसीजर हो के और फाइनल प्रोडक्ट मीन्स की टॉफ़ी जो है जब मतलब मशीन के थ्रू आ रही होती है, तो वो इतनी तेज़ी से आ रही होती है कि वहाँ पे खड़े हुए वर्कर जो होते हैं, उन्होंने उस मशीन के साथ कोप करने के लिए वो जल्दी-जल्दी वर्क कर रहे होते हैं। मतलब मशीन के लेवल पे जाके वो वर्क कर रहे होते हैं। वो जल्दी से टॉफ़ी उठाते हैं और उसको शॉपर में पैक करते हैं या रैपर में उसको रैप करते हैं। ठीक हो गया? तो ये एक एग्जांपल हो सकती है साइंटिफिक मैनेजमेंट थ्योरी की। अब इनका एक स्लोगन था साइंटिफिक मैनेजमेंट थ्योरी का कि अ फेयर डेज़ पे फॉर अ फेयर डेज़ वर्क। मतलब आप एक अच्छा वर्क करते हैं पूरा दिन, तो आपको वर्क का जो अमाउंट है या फीडबैक है वो भी अच्छा ही मिलेगा। लेकिन अगर आप काम नहीं करते तो आपको कुछ भी नहीं मिलेगा। अब इसके एक और डेली लाइफ एग्जांपल मैं अगर आपको दूँ, तो जितने भी फ्रीलांसर्स हैं, अगर कोई फ्रीलांसर मेरी वीडियो को सुन रहा है तो वो इस चीज़ को बेटर समझेगा कि आप वर्क करते हैं तो आपको अमाउंट मिल जाती है, आपको उसका रिवार्ड जो है वो फ़ौरन से मिल जाता है। मतलब अपवर्क या अगर आप फाइवर पे वर्क करते हैं, तो इस तरह की प्लेटफॉर्म्स या फ्रीलांसिंग .com पर अगर आप वर्क करते हैं, तो उसमें भी इसी तरह से होता है कि अगर आप प्रोजेक्ट कंप्लीट करते हैं तो आपको उसका मुआवजा मिल जाता है। तो ये असल में साइंटिफिक मैनेजमेंट थ्योरी की ही एक एग्जांपल है। इसमें कंपनी को एक बहुत बड़ा बेनिफिट ये होता है कि अगर उसको काम के लिए वर्कर्स की ज़रूरत नहीं है तो वो उनको पे भी नहीं करती। इससे पहले ऐसा कुछ नहीं होता था। कंपनी इडल डेज़ जो कंपनी के होते थे उसके लिए भी कंपनी को पे करना पड़ता था, और अभी भी ऐसा ही है। पाकिस्तान में तो यही सिस्टम अभी तक इंट्रोड्यूस है कि मतलब मंथली सैलरी जो है वो ऑफ़र की जाती है, और कुछ कंट्रीज़ में जो है वो वीकली सैलरी भी ऑफ़र की जाती है। लेकिन अब मॉडर्न एरा में साइंटिफिक मैनेजमेंट थ्योरी ने बहुत ज़्यादा ज़ोर पकड़ा है और इसको बहुत ज़्यादा लाइक किया जाता है, सो दैट कंपनी के फ़ायदे में ये चीज़ जाती है। क्योंकि जब उसको वर्क के लिए ज़रूरत होती है तो वो वर्कर हायर कर लेती है, और अगर उसको वर्क के लिए ज़रूरत नहीं होती तो वो अपनी मनी को जो है वो सेव कर लेती है। और इसके अलावा जो साइंटिफिक मैनेजमेंट थ्योरी है, इसमें टेलर ने सोल्जरिंग की एक टर्म भी इंट्रोड्यूस करवाई थी, जिसमें उसने ये कहा था कि जो वर्कर हैं बेशक कंपनी जो है उनको उस वक़्त पे करेगी जब वो वर्क करेंगे, लेकिन ऐसा भी ना हो कि वर्कर से गधों की तरह काम लिया जाए या बहुत ज़्यादा काम लिया जाए। लेकिन आपको पता है कि जब आपको फेयर डे के लिए फेयर पे मिलती है तो फिर आपको एक्स्ट्रा वर्क करना पड़ता है और अपने क्लाइंट को सैटिस्फाई भी करना पड़ता है। तो सोल्जरिंग जो है उस पे ज़्यादा फ़ोकस नहीं जा पाता, बेशक उसने इंट्रोड्यूस करवाई ये चीज़, लेकिन ये ज़्यादा यूज़फुल ना हुई। उसके अलावा उसने 4 प्रिंसिपल्स दिए साइंटिफिक मैनेजमेंट थ्योरी में, जिसमें से एक ये था कि उसने रूल ऑफ थंब का इम्प्रेशन दिया कि आपका थंब इम्प्रेशन जो है आपकी अटेंडेंस होगा अकॉर्डिंग टू टेलर। और इसके अलावा साइंटिफिक सिलेक्शन ऑफ वर्कर्स पे उसने बहुत ज़्यादा जोर दिया कि मतलब जब वर्कर्स अरेंज किए जाएँ या वर्कर्स हायर किए जाएँ तो उनकी मोटिवेशन के लेवल को देखकर और उनकी कैपेबिलिटी के लेवल को देखकर फिर उनको हायर किया जाए। उसके अलावा उसने एक जो थर्ड चीज़ उसने इंट्रोड्यूस करवाई, वो उसने ये इंट्रोड्यूस करवाई कि वर्क की जो परफॉर्मेंस है वो मॉनिटरिंग करने से बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। उसके अलावा ट्रेनिंग से भी जो है आपकी प्रोडक्टिविटी पे बहुत अच्छा इम्पैक्ट पड़ता है। और चौथी जो टर्म उसने इंट्रोड्यूस करवाई, उसमें उसने ये कहा कि वर्क जो है उसको डिवाइड कर दिया जाए।
और वर्क को इस तरह से डिवाइड किया जाए कि जिसका जिस तरह से कैपेसिटी है जिस वर्कर की, उसको उस हिसाब से वर्क जो है वो प्रोवाइड किया जाए, और वो जब उस वर्क को कंप्लीट कर ले तो उसको सैलरी भी उसके वर्क के हिसाब से ऑफर की जाए। ठीक हो गया। अब हम देख लेते हैं ऑपरेशनल मैनेजमेंट थ्योरी। अब ये जो ऑपरेशनल मैनेजमेंट थ्योरी है, ये दी थी जी हेनरी फेयोल ने। इसको फादर ऑफ मॉडर्न मैनेजमेंट भी कहा जाता है, इसको फादर ऑफ ऑपरेशनल मैनेजमेंट भी कहा जाता है। इन्होंने ये थ्योरी जो है 1960 में दी, और ये साइंटिफिक मैनेजमेंट थ्योरी से भी ज़्यादा पसंद की जाने लगी। अपने वक्त में साइंटिफिक मैनेजमेंट थ्योरी जो थी उसको भी बहुत पसंद किया जाता था, लेकिन जो ऑपरेशनल मैनेजमेंट थ्योरी थी उसको बहुत ज़्यादा पजीराई मिली। और अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी जो ऑर्गेनाइजेशन है उसको जो है ऑपरेशन पे ज़्यादा वर्क किया जाता है उसके। जैसा कि हम कहें कि ये थ्योरी जो है मैनेजर पे ज़्यादा फोकस करती है। मतलब जो मैनेजर है उसके पास एक फॉर्मल अथॉरिटी होती है, और असल में उसने मैनेजर की बजाय एडमिनिस्ट्रेशन का वर्ड यूज़ किया था, लेकिन इसको मैनेजमेंट की थ्योरीज में ही रखा जाता है, क्योंकि एडमिनिस्ट्रेशन का वर्क जो काम है वो डिसीजन मेकिंग है, और जो मैनेजमेंट का काम है वो इम्प्लीमेंटेशन है। तो इसलिए आप इसको जदीद दौर में जो है मैनेजमेंट की थ्योरीज में काउंट किया जाता है। तो इसने ये कहा था कि जो फंक्शंस होते हैं एडमिनिस्ट्रेशन के, या मतलब अकॉर्डिंग टू फ्योल तो एडमिनिस्ट्रेशन का वर्ड यूज़ हुआ है, लेकिन आज हम अगर ये टर्म यूज़ करेंगे तो हम कहेंगे जो मैनेजर के फंक्शंस होते हैं वो बेसिकली 5 होते हैं, और मैनेजर ही फॉर्मल अथॉरिटी होता है। मैनेजर की बात को इंपॉर्टेंस दी जाती है, अथॉरिटेटिव टोन होती है, इसमें मैनेजर ने जो बात कह दी वो पत्थर पे लकीर हो जाती है, और वर्कर जो है उसको माननी पड़ती है। और अगर कोई वर्कर जो है डिनाई करता है तो उसका खमियाजा उसको इस तरह से भुगतना पड़ता है कि उसको जॉब से रिमूव कर दिया जाता है। ठीक हो गया। और इसके अलावा अगर हम कहें ना कि बॉस इज़ ऑलवेज राइट, तो ये टर्म या ये सेइंग जो है ऑपरेशनल मैनेजमेंट थ्योरी को फिट बैठती है, या मॉडर्न मैनेजमेंट थ्योरी भी इसको कहा जाता है, इसमें फिट बैठती है कि बॉस जो है वो हमेशा राइट होता है, आप उसको डिनाई नहीं कर सकते। इसके अलावा इसने जो एलिमेंट्स ऑफ मैनेजमेंट हैं, हम एलिमेंट्स ऑफ मैनेजमेंट में उनको डिस्कस भी कर चुके हैं। पॉक PO ट्रिपल C, जो मैंने पहले एलिमेंट की पहली इंपॉर्टेंस आपको पढ़ाई थी, उसमें ये फ्योल की ही पढ़ाई थी आपको, कि P फॉर प्लानिंग, O फॉर ऑर्गेनाइजिंग, C फॉर कोऑर्डिनेटिंग, C फॉर कमांडिंग एंड C फॉर कंट्रोलिंग। ठीक हो गया। इसके अलावा हेनरी फॉयल जो हैं उन्होंने 14 प्रिंसिपल ऑफ वर्क भी दिए हैं। अब ये मैं आपको बता तो देती हूँ 14 प्रिंसिपल ऑफ वर्क, लेकिन ये इतने ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है कि आप इनको रट्टा लगाना शुरू कर दें। इसमें से जस्ट 3-4 पॉइंट्स ऐसे हैं जिनको आप लर्न कर लें, बाकी अगर आप नेम भी सुन लेते हैं तो आपको ऑटोमेटिकली अंदाज़ा हो जाएगा कि ये किस चीज़ की बात हो रही है। वो 3-4 मैं पहले आपको बता देती हूँ। उनमें से एक है जी रिन्यूमरेशन। रिन्यूमरेशन होता है जी, अगर आप कोई वर्क करते हैं तो आपको उसके लिए पे किया जाए। जैसे मैंने आपको फ्रीलांसिंग की एग्जांपल दी थी कि आप वर्क करते हैं तो आपको उसकी मजदूरी मिल जाती है। ठीक हो गया। अगर सिंपल वर्ड में हम कहें तो रिन्यूमरेशन का मतलब ये होगा कि आपको सैलरी दी जाती है। ठीक हो गया। उसके बाद एक और टर्म जो आप अपने माइंड में रखेंगे वो है स्केलर चेन फ्योल की, जिसमें स्केलर चेन का मतलब होता है हायरार्की। जिस तरह से हम हायर एजुकेशन की हायरार्की की बात करते हैं या स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट की हायरार्की की बात करते हैं, तो फ्योल ने यही वर्ड जो है स्केलर चेन के लिए यूज़ किया। अब हायरार्की क्या होती है? हायरार्की होती है अपर लेवल से लोअर लेवल की तरफ, टॉप से डाउन की तरफ जो है स्पैन ऑफ कंट्रोल। ठीक है। मतलब अगर हम स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट की मिसाल ले लें, और इसको हम इस तरह से करें कि पहले मिनिस्टर ऑफ एजुकेशन होता है, फिर उसके बाद सेक्रेटरी एजुकेशन होता है, फिर उसके बाद जो है डिस्ट्रिक्ट लेवल पे CEOs होते हैं, CEOs के अंडर वर्क करते हैं DEOs एलिमेंट्री एंड DEOs सेकेंडरी। फिर DEOs एलिमेंट्री जो होते हैं उनके अंडर डेप्टी DEOs वर्क करते हैं, डेप्टी DEOs के अंदर AEOs होते हैं, एंड AEOs के अंडर हेड टीचर्स होती हैं। और इस चीज़ को जो है हम हायरार्की कहते हैं। ये टॉप टू डाउन अप्रोच होती है, और इसी को जो है स्केलर चेन का नाम दिया है फ्योल ने। इसके अलावा इक्विटी का एक वर्ड है, वो आप एक पॉइंट है इक्विटी का। इक्वालिटी होता है, इक्वल चांसेस होना, और इक्विटी होता है जिसको जितनी ज़रूरत होती है। तो एक इक्विटी को आपने माइंड में रख लेना है, और एक एस्पिरेट डी कॉप्स, सबसे इंपॉर्टेंट जो पॉइंट है इसका एस्पिरेट डी कॉप्स है। अक्सर PPSC में इसके हवाले से क्वेश्चन आ जाता है। एस्पिरेट का मतलब होता है स्पिरिट, डी कॉप्स, कॉप्स का मतलब आपके फौजी, आपकी फौज, आपकी आर्मी। तो एस्पिरेट डी कोर्स कॉप्स का मतलब बन जाता है कि आपस में अंडरस्टैंडिंग होना। जितने भी इंडिविजुअल्स हैं सॉरी, जो आपकी वर्क फोर्स है उनके दरमियान एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, उनके दरमियान में एक केमिस्ट्री डेवलप होनी चाहिए। अब मैं आपको जल्दी से क्विकली बता देती हूँ कि वो 14 पॉइंट्स कौन से हैं जो इंपॉर्टेंट थे। 4-5 वो मैंने आपको पहले बता दिए। अब एक तरतीब से मैं आपको बता देती हूँ कि डिवीजन ऑफ वर्क होनी चाहिए, अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए, यूनिटी ऑफ कमांड होनी चाहिए। अब यूनिटी ऑफ कमांड भी इंपॉर्टेंट है। यूनिटी ऑफ कमांड का मतलब ये है कि सिर्फ एक बॉस होना चाहिए और सब उसको फॉलो करेंगे। ठीक हो गया। इसके अलावा डिसिप्लिन होना चाहिए, यूनिटी ऑफ डायरेक्शन होनी चाहिए। यूनिटी ऑफ कमांड एंड डायरेक्शन एक ही बात है कि हुक्म एक ही का चलेगा और डायरेक्शन भी एक ही बंदा प्रोवाइड करेगा। ठीक हो गया। सबऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट होगा, मतलब ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स को अचीव करने के लिए हुक्म तो बॉस का ही चलेगा, लेकिन इंडिविजुअल इंटरेस्ट पे भी वर्क किया जाएगा। रिन्यूमरेशन होगी, जिसको मैंने सिंपल वर्ड में आपको सैलरी कह दिया। सेंट्रलाइजेशन होगी, ये वही बात हो गई कि यूनिटी ऑफ कमांड होगी कि सेंट्रलाइजेशन मतलब जो फैसले आएंगे वो एक ही बंदे की तरफ से आएंगे। स्केलर चेन मतलब हायरार्की होगी, फिर ऑर्डर जो है एक सीक्वेंस होगा, इक्विटी होगी, स्टेबिलिटी ऑफ टेन्योर पर्सोनल होगा, मतलब एक स्पेसिफिक टेन्योर आप दे देंगे अपने एम्प्लॉयज़ को कि आपने इस अरसे से इस अरसे तक वर्क करना है। जैसे हमारे पाकिस्तान में है कि आप 60 ईयर्स की एज तक जो है वो वर्क कर सकते हैं। उसके अलावा इनिशिएटिव्स लिए जाएंगे डिफरेंट टाइम टू टाइम, और एस्पिरेट डी कॉप्स जो मैंने आपको बता दिया कि आपस में म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग का होना बहुत ज़रूरी है। अब हम डिस्कस कर लेते हैं ह्यूमन रिलेशन पर्सपेक्टिव थ्योरी बाय एल्टन मेयो। अब एल्टन मेयो ने जो है
फ्योल की थीरी के 1 साल के बाद, मतलब 1920 में ये थीरी पेश की थी, मतलब ऑपरेशनल मैनेजमेंट थीरी के सिर्फ 1 साल के बाद ह्यूमन रिलेशन पर्सपेक्टिव थीरी एल्टन मेयो ने रिप्रेजेंट की थी। अब उसमें क्या था, उसमें ये था कि इसने जो थीरी दी थी वो साइंटिफिक मैनेजमेंट थीरी के अगेंस्ट प्रेजेंट की थी। ये हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर थे और असल में ये साइकोलॉजिस्ट थे। तो इन्होंने जो है टेलरिज्म के खिलाफ एक तहरीक खड़ी कर दी कि इंसान जो है उनसे मशीनों की तरह काम ना लिया जाए, बल्कि उनके आपस में रिलेशनशिप को स्ट्रॉन्ग किया जाए। अगर आपस में जो वर्कर्स होते हैं या मैनेजर्स होते हैं उनका रिलेशनशिप या उनकी केमिस्ट्री अच्छी होती है तो फिर वो ज़्यादा प्रोडक्टिविटी हमें प्रोवाइड कर सकते हैं। फिर उसने एक्सपेरिमेंट किए थे, अनरियलिस्टिक एक्सपेरिमेंट थे उसके, जो उसने अपनी बात को प्रूव करने के लिए किए थे। उनमें से एक हाथॉर्न इफेक्ट भी था या हाथरॉन एक्सपेरिमेंट भी था, जिसके मुताबिक वो ये कहता है कि इंसान मशीनें नहीं हैं। और उसने ये कहा था कि जब इंसान को ये पता होता है कि उसको जज किया जा रहा है, जब उसको ये पता होता है कि उसको जज किया जा रहा है, तो उसका उसका जो प्रोडक्टिविटी का लेवल होता है वो चेंज हो जाता है, या तो वो डिक्रीज़ भी हो सकता है या वो इंक्रीज़ भी हो सकता है। उसके अलावा उसने ये कहा था कि ह्यूमन्स आर नॉट मशीन्स। उसके अलावा उसने कहा था कि टीम के जो रिलेशंस हैं उनको स्ट्रॉन्ग किया जाए, और जो रिलेशंस हैं वो प्रोडक्टिविटी पे असरअंदाज होते हैं। जी, हम डिस्कस कर रहे थे थ्योरी ह्यूमन रिलेशनशिप पर्सपेक्टिव थ्योरी बाय एल्टन मेयो। तो अब हम डिस्कस कर लेते हैं थ्योरी मैक्स वेबर। अब जो मैक्स वेबर की जो थ्योरी है वो असल में ब्यूरोक्रेटिक थ्योरी है। इसको मैक्स वेबर की थ्योरी के नाम से भी जाना जाता है और ब्यूरोक्रेसी थ्योरी के हिसाब से भी जाना जाता है। ठीक हो गया। अब ये थ्योरी जो है, जो हायरार्की दी थी हमें फ़ेयोल ने, ठीक है, फ़ेयोल ने जो हमें हायरार्की दी थी ऑपरेशनल मैनेजमेंट थ्योरी में, ये असल में इसकी बेस वही थ्योरी है। और ये थ्योरी जो है हमें ब्यूरोक्रेसी के हवाले से बताती है। ब्यूरोक्रेसी को हम उर्दू में नौकर-ए-शाही कहते हैं, मतलब एक पूरी हायरार्की होती है इसमें भी। अब आप ये कहेंगे कि जो ऑपरेशनल मैनेजमेंट थ्योरी है उसमें और मैक्स वेबर में डिफरेंस क्या है? इन दोनों में पहला डिफरेंस तो ये है कि जो ऑपरेशनल मैनेजमेंट थ्योरी है उसमें मैनेजर को ही सब कुछ माना जाता है। ठीक हो गया। उसका मेन फ़ोकस जो है वो मैनेजमेंट पर है, मैनेजर की फॉर्मल अथॉरिटी पर है। लेकिन इसका मेन फ़ोकस जो है वो ब्यूरोक्रेसी पे है। ठीक हो गया। अब हायरार्की उसमें भी पाई जाती है, ऑपरेशनल मैनेजमेंट थ्योरी में भी, और हायरार्की मैक्स वेबर की थ्योरी में भी पाई जाती है। लेकिन जो मेन डिफरेंस है दोनों में वो ये है कि जो फ़ेयोल की हायरार्की है वो उसमें हमें डिसिप्लिन नहीं मिलता, हमें स्ट्रक्चर नहीं मिलता, हमें ऑर्गेनाइज़ेशन नहीं मिलती, हमें फॉर्मलाइज़ेशन नहीं मिलती। लेकिन मैक्स वेबर की जो ब्यूरोक्रेटिक थ्योरी है इसमें हमें एक सीक्वेंस मिलता है, एक स्ट्रक्चर मिलता है, एक फॉर्मलाइज्ड जो है ऑर्गेनाइजेशन मिलती है, और इम्पर्सनल एटीट्यूड मिलता है। सबसे बड़ी बात इसकी ये है कि इम्पर्सनैलिटी पे वर्क करती है ये। जो ऑपरेशनल मैनेजमेंट थ्योरी है वो इम्पर्सनैलिटी पे वर्क नहीं करती। ये मैक्स वेबर की वो पहली थ्योरी है जो कि हमें इम्पर्सनैलिटी पे वर्क करना सिखाती है। अब इसको अगर मैं उर्दू में डिफाइन करूँ ना कि व्हाट इज़ इम्पर्सनैलिटी। इम्पर्सनैलिटी मीन आपका जो बिहेवियर है वो टोटली प्रोफेशनल होना चाहिए। आपका बिहेवियर पर्सनल नहीं होना चाहिए। आपकी टॉकिंग्स, आपके बिहेवियर, आपकी एक्सप्रेशंस, आपकी फेशियल लैंग्वेज, आपकी बॉडी लैंग्वेज सारी जो है वो आपकी इम्पर्सनैलिटी के अराउंड मूव करती हो। आपका जो बिहेवियर है वो बिल्कुल भी पर्सनल नहीं होना चाहिए। कोई मजाक वाला रवैया या इस तरह की चीज़ें, ऐसा नहीं है कि मजाक नहीं चलता, चलता है, लेकिन मजाक में अक्सर हम लोग इस तरह की बातें कह देते हैं जो अगले बंदे को बहुत बुरी महसूस होती हैं। मतलब मजाक में हम इंसल्ट करवा देते हैं किसी की। तो इस चीज़ की परमिशन मैक्स वेबर की थ्योरी जो है वो नहीं देती। और ये ब्यूरोक्रेसी की बात करती है। ब्यूरोक्रेसी में भी इस तरह से कि पूरा एक स्ट्रक्चर होता है। जैसे एक ऑर्गेनाइजेशन का आपको पता है एक ऑनर होगा। अब वो ऑनर खुद एडमिनिस्ट्रेशन के वर्क्स परफॉर्म करे या फिर वो एडमिनिस्ट्रेटर जो है वो अरेंज कर ले अपनी ऑर्गेनाइजेशन पे, इट्स टोटली अप टू द ऑनर। फिर अगर ये ऑनर जो है खुद एडमिनिस्ट्रेशन का वर्क कर रहा है तो अक्सर वो मैनेजर हायर कर लेते हैं जो कि अपनी फील्ड में माहिर होते हैं। या समटाइम ऐसा भी होता है कि फैमिली का कोई मेंबर जो होता है, ऑनर्स की फैमिली का ही कोई मेंबर जो है वो मैनेजमेंट के हवाले से डिग्रीज लेता है और फिर वो मैनेजमेंट के तरीके सीख के और फिर खुद से जो है मैनेजमेंट की सीट भी संभाल लेता है। अलबत्ता ये अलग बात है, लेकिन इसमें एक फॉर्मल स्ट्रक्चर होता है कि आपका एक ओनर होगा, फिर एडमिनिस्ट्रेटर होगा, फिर आपका जो है एक मैनेजर होगा, उसके बाद एक सुपरवाइजर होगा। अब मैनेजर जो एज अ लीडर वर्क करेगा, सुपरवाइजर भी एज अ लीडर वर्क कर सकता है। उसके अलावा फिर आपके नीचे वर्कर्स होंगे, आपका स्पैन ऑफ कंट्रोल होगा एंड सो ऑन। ठीक हो गया। एक पूरा स्ट्रक्चर जो है उसको बिल्डअप किया जाता है अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी। अब ये थ्योरी जो है अथॉरिटी या पावर ऑफ मैनेजर पे बहुत ज़्यादा बिलीव करती है, और असल में तो ये प्रेजेंट हुई थी 1905 में, लेकिन इस थ्योरी को ज़्यादा पसंद किया जाता रहा 1960 टू 1970। इन 10 ईयर्स में इस थ्योरी को बहुत ज़्यादा जो है रिप्यूट मिली। उसके बाद हम देख लेते हैं सिस्टम थ्योरी। जी, जो सिस्टम थ्योरी है इसके अकॉर्डिंग जो है बहुत सारे नाम सामने आते हैं, लेकिन उन नामों के बारे में कभी पूछा नहीं गया। ये इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट थ्योरी भी नहीं है। मैं ओवरव्यू आप लोगों को दे देती हूँ सिस्टम थ्योरी का। जो सिस्टम थ्योरी है इसमें असल बात ये है कि जो पूरा सिस्टम है ना, अगर वो ठीक काम करेगा तो ही आपकी ऑर्गेनाइजेशन जो है वो फ्लॉरिश करेगी। लेकिन अगर आपके सिस्टम का जस्ट कोई एक वर्कर भी ऐसा है जो प्रॉपरली अपना वर्क परफॉर्म नहीं कर रहा, अपने फंक्शन को प्रॉपरली परफॉर्म नहीं कर रहा, तो आपका पूरा सिस्टम जो है वो धड़ाम से ज़मीन पर आकर गिरेगा। ठीक हो गया।
अब ये जो सिस्टम थ्योरी है इसमें फर्दर दो सिस्टम्स पे जो है वो वर्क किया जाता है। एक होता है ओपन सिस्टम्स और एक होते हैं क्लोज्ड सिस्टम्स। अब जो ओपन सिस्टम होता है वो उसमें एक इनपुट होता है, फिर थ्रोपुट होता है, फिर आउटपुट होता है और एंड में फीडबैक होता है। मतलब इनपुट आप कमांड्स देते हैं, उसके बाद वर्कर्स जो है उस पर वर्क करते हैं, कोई आउटपुट आता है और फिर वो फीडबैक आपको देते हैं। ठीक हो गया। अब इनपुट की एक और खसूसियत भी है, वो ये है कि ऑर्गेनाइजेशन और एक्सटर्नल इन्वायरमेंट, आपकी ऑर्गेनाइजेशन के बाहर का जो इन्वायरमेंट है, इनके दरमियान क्लोज रिलेशनशिप होता है ओपन सिस्टम में। लेकिन जो क्लोज सिस्टम है ये वाइस वर्सा होता है बिल्कुल ओपन सिस्टम के। क्लोज सिस्टम में जो है इन्वायरमेंट के फैक्टर को इंपॉर्टेंस नहीं दी जाती और जो ओपन सिस्टम है उसमें इन्वायरमेंट का इफेक्ट जो है उस पर काम किया जाता है। अब कोज थ्योरी बाय एडवर्ड लॉरेंस। एडवर्ड लॉरेंस की जो कोज थ्योरी है उसमें ये है कि एडवर्ड लॉरेंस दोनों तरह के कोज, पॉजिटिव एंड नेगेटिव, दोनों पे बात करता है। और वो ये कहता है कि छोटी छोटी तब्दीलियां अगर की जाए ना अपनी ऑर्गेनाइजेशन में, तो वो बहुत बड़े बड़े आउटपुट्स हमें दे सकती हैं, बहुत बड़े बड़े हमें नताइज दे सकते हैं। और इसी बात को बटरफ्लाई इफेक्ट कहा जाता है। मतलब बटरफ्लाई इफेक्ट ये है कि छोटी छोटी चेंजेस जो हैं बड़ी बड़े आउटपुट्स पॉजिटिव वे में जनरेट करके हमें देते हैं। उसके बाद ये थ्योरी जो है अनप्रिडिक्टेबिलिटी पे वर्क करती है। अनप्रिडिक्टेबिलिटी में ये है कि वो ये कहते हैं कि क्योंकि हम तमाम पेचीदगियों को तो नहीं समझ सकते ना किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के वर्क की, कोई कितना भी एक्सपर्ट हो फिर भी जो असल नॉलेज है वो तो अल्लाह ताला के पास ही है ना। तो कोई कितना भी एक्सपर्ट हो वो छोटी छोटी पेचीदगियों को वक्त के साथ ही समझता है। तो इसलिए हम ये नहीं कह सकते कि हमारी जो ऑर्गेनाइजेशन है उसका फ्यूचर क्या होगा। उसके अलावा ये जो थ्योरी है ऑर्डर एंड डिसऑर्डर दोनों टाइप के कोज पे वर्क करती है। मतलब दो मुख्तलिफ चीज़ों के नताइज मुख्तलिफ भी हो सकते हैं और दो एक जैसी चीज़ों के नताइज एक जैसे भी हो सकते हैं। ठीक हो गया। उसके अलावा ये मिक्सिंग की बात करती है कि मतलब डिफरेंट चीज़ों को अगर मिक्स कर दिया जाए तो उसकी जो नताइज हैं वो भी मुख्तलिफ ही होंगे। फिर फीडबैक पे ये वर्क करती है थ्योरी। और ये थ्योरी जो है असल जो इसका मेन फोकस है ना वो अनप्रेडिक्टेबिलिटी पे होता है। मतलब फ्यूचर के बारे में बेशक हम जितनी मर्जी मेहनत कर लें, हम जितना मर्जी काम कर लें, लेकिन जो हमारा फ्यूचर है हम उसके बारे में ये नहीं कह सकते कि फ्यूचर में मार्केट के अप्स एंड डाउन्स का हमारी ऑर्गेनाइजेशन पे क्या इंपैक्ट पड़ने वाला है। अभी कोज जो है असल में कोज का जो वर्ड है वो अक्सरियत लोगों की जो है ना उसको नेगेटिव में लेती है। और अगर लिटरेचर के स्टूडेंट से भी आप पूछें तो कोज का वर्ड जो है वो मेलंकली के मीनिंग में लिया जाता है और गम के मीनिंग में लिया जाता है। लेकिन ये थ्योरी जस्ट जो है नेगेटिव पॉइंट्स ऑफ वर्क पे काम नहीं करती या नेगेटिव पॉइंट्स ऑफ सिस्टम पे काम नहीं करती, बल्कि वो ये कहती है कि एक सिस्टम जो है, ये मैं आपको एसेंस बता रही हूँ इस थ्योरी का, कि ये थ्योरी कोज थ्योरी ये कहती है कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का जो सिस्टम है उससे चेंज होना चाहिए ओवर द टाइम पीरियड पासिस। मतलब जैसे जैसे वक्त बदलता है हमें अपनी ऑर्गेनाइजेशन के रूल्स एंड रेगुलेशंस को भी बदलना चाहिए। अगर हम नहीं बदलते तो फिर हम ये नहीं कह सकते कि हम तरक्की की तरफ जा रहे हैं। ठीक हो गया। वैसे ये इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट थ्योरी नहीं है, इसके बारे में बहुत कम ही क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। हाँ, बटरफ्लाई इफेक्ट के हवाले से ज़रूर डिस्कस किया जाता है इस थ्योरी का कि बटरफ्लाई इफेक्ट क्या है। तो बटरफ्लाई इफेक्ट ये है कि जो छोटी छोटी चीज़ें होती हैं वो बड़े बड़े नताइज भी हमें दे सकती हैं, छोटी छोटी गलतियाँ भी हमें नहीं करनी चाहिए। और मोशन स्टडी बाय फ्रैंक एंड गिलबर्ट की अगर हम बात करें तो मोशन स्टडी ने वो ये बिलीव करता था कि अगर किसी काम के मूवमेंट के पैटर्न को अगर हम रिड्यूस कर दें तो उससे ये होता है कि वो पर्टिकुलर जो टास्क है वो भी अचीव किया जा सकता है, लेकिन हमारे जो एम्प्लॉयज़ हैं उनकी वेल बींग्स भी हो सकती हैं। मतलब ये कि आप इस तरह से करें जी, एक लेवल पे आपने, जैसे मैंने आपको टॉफ़ी की एग्जांपल दी थी पहले, तो अब जो मोशन स्टडी बाय फ्रैंक एंड गिलबर्ट है उसमें ये है कि मतलब फॉर एग्जांपल आप टॉफ़ी वाली कंपनी में ही वर्क कर रहे हैं, ठीक है। अब मोशन स्टडी में क्या होगा कि एक स्टेप पे आप चीनी जो है उसको पिसवा रहे हैं, ठीक है। दूसरे स्टेप पे आप क्या कर रहे हैं, आप जो कैरमल है उसको अलग अलग स्टेप्स में 3-4 स्टेप्स में बनवा रहे हैं, अलग अलग मिक्सिंग करवा रहे हैं। फिर आप बटर उसमें मिक्स कर रहे हैं, फिर उसके बाद आप फिर वो चीनी मिक्स कर रहे हैं, फिर उसके बाद आप उसमें चॉकलेट मिक्स कर रहे हैं और फिर एंड में जाके उसको पका रहे हैं। और पकाने के बाद फिर उसको गाढ़ा कर रहे हैं, गाढ़ा करने के बाद उसको ठंडा कर रहे हैं, ठंडा करने के बाद उसको फिर जो है वो सांचों में डाल के उसको शेप दी जा रही है और फिर उसको जी रैपर्स में डाला जाता है। अब मोशन थ्योरी ये कहती है कि इतने सारे स्टेप्स करने से आपके जो एम्प्लॉयज़ हैं वो थक जाएंगे। तो बेटर ये है कि आप अपने स्ट्रक्चर में थोड़ी सी लूजनेस लाएं, आप मोटिवेट करें अपने वर्कर्स को किस तरह से उनके काम को आसान करके। ठीक है। अब काम आसान किस तरह से होगा कि मतलब जितनी भी टॉफ़ी का मटेरियल है उसको एक ही बार जो है आप मिक्सअप करें, ठीक है, और फिर उसको पकाने के बाद जो है उसको सांचों में डाल दें। अब इतने सारे प्रोसीजर अलग अलग करने के बजाय एक ही टाइम पे अगर आप कर लेते हैं तो इसमें ये है कि आपके जो एम्प्लॉयज़ हैं उनका काम थोड़ा सा आसान हो जाएगा। उसके अलावा मोशन स्टडी जो है वो ये भी कहती है कि जो सोशल रिलेशनशिप्स हैं आपके एम्प्लॉयज़ के, उन पे भी आपको वर्क करना चाहिए और माइंडफुलनेस पे वर्क करती है। मतलब आपके जो एम्प्लॉयज़ हैं उनका माइंड अगर रिलैक्स होगा तो वो अच्छा काम देंगे, आपको अच्छी प्रोडक्टिविटी प्रोवाइड करेंगे। अगर आप उनके माइंड पे टेंशन सवार कर देते हैं तो फिर आपके नताइज जो हैं वाइस वर्सा हो सकते हैं। उसके बाद हम बात कर लेते हैं जी एक्सपेक्टेंसी थ्योरी पे। ये वैसे माइनर थ्योरीज हैं, मैंने कहा मैं आप लोगों को बता दूं, इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है ये। जो एक्सपेक्टेंसी थ्योरी है वो विक्टर व्रूम ने दी थी, जिसपे वो 3 कंपोनेंट्स पे बात करता है। एक तो एफर्ट की बात करता है, वो फिर परफॉर्मेंस की आउटकम की बात करता है और फिर रिवार्ड की बात करता है। अब एफर्ट परफॉर्मेंस क्या है जी? एफर्ट परफॉर्मेंस ये है कि एक जो आपका वर्कर है, ठीक है, जो आपका वर्कर है वो एफर्ट क्यों करता है? वो एफर्ट इसलिए करता है क्योंकि उसको पता है कि उसकी एफर्ट के नतीजे में उसको या तो कामयाबी मिलेगी या सैलरी मिलेगी। ठीक हो गया। मतलब जो हमारे वर्कर हैं वो अपनी एक्सपेक्टेशंस पे वर्क करते हैं।
कि अगर मैं काम करूँगा तो एट द एंड मुझे सैलरी मिलेगी, अगर मैं काम करूँगी तो हो सकता है मैं अच्छा काम करती हूँ तो हो सकता है कि मुझे तरक्की दे दी जाए, मुझे जो है एरिया मैनेजर से जोनल मैनेजर बना दिया जाए। ठीक हो गया। फिर उसके अलावा दूसरी एक्सपेक्टेंसी जो है उसकी परफॉर्मेंस के आउटकम की हो सकती है। अब परफॉर्मेंस का आउटकम क्या, मतलब एक पर्सन जो है वो ये कहता है कि अगर मैं एक डिज़ायर आउटकम जो है अपनी कंपनी को, अपनी ऑर्गेनाइजेशन को देता हूँ तो हो सकता है मुझे इंसेंटिव मिले, मुझे एक्स्ट्रा मनी मिले। मतलब एक घी की जो है कंपनी आप चला रहे हैं, ठीक है, आप अपने वर्कर को कहते हैं कि अगर आप 1 टन घी जो है वो सेल करवा देते हैं तो आपको सिर्फ जस्ट सैलरी मिलेगी। लेकिन अगर आप 1 टन से इवन दैट 1 केजी भी आप ज़्यादा सेल करवा देते हैं तो आपको मंथली जो है इंसेंटिव भी मिलेगा। ठीक हो गया, आपको एजाज़िया भी मिलेगा। तो सेकंड एक्सपेक्टेंसी आपके वर्कर की ये हो सकती है। तो जब ये एक्सपेक्टेंसी उसमें होगी तो जाहिर है वो अपना गोल तो अचीव करेगा अपनी सैलरी को सिक्योर करने के लिए, लेकिन वो अपने गोल से ज़्यादा भी आपकी ऑर्गेनाइजेशन को फ़ायदा पहुंचाने की कोशिश करेगा। क्यों? क्योंकि आपकी ऑर्गेनाइजेशन को फ़ायदा पहुंचाने में उसका अपना भी एक फ़ायदा है, जो कि है इंसेंटिव की सूरत में। अब तीसरी जो है रिवार्ड। अब रिवार्ड की बात करें तो वो ये कहता है कि भाई मतलब मैं अपनी ज़िंदगी के 30 साल देता हूँ एक कंपनी को या 25 साल देता हूँ, तो बदले में मुझे क्या मिलेगा? वो क्यों आप आपकी कंपनी को 25 या 30 साल दे, हो सकता है उसके वर्क को देखकर मार्केट की दूसरी कंपनीज भी उसे अच्छी जॉब ऑफर करें। अब अगर उसको दूसरी जगह से ऑफर्स आ रही हैं तो उसका दिमाग तो नहीं ना ख़राब कि वो आप उसको 60,000 सैलरी दे रहे हैं और वो 1 लाख की अगर उसको ऑफर आ रही है तो वो आपकी 60,000 की सैलरी को ज़्यादा प्रेफरेंस दे बनिस्बत 1 लाख सैलरी के, और जबकि काम की जो नौयत है वो भी सेम होगी। और ये भी हो सकता है कि आप उसको बाइक प्रोवाइड कर रही हैं और जो आपकी राइवल कंपनी है वो आपके वर्कर को कार या आल्टो या इस तरह का कोई मॉडल जो है कार का वो ऑफर कर रही है, या आपने कार का लोअर लेवल का कोई मॉडल दिया हुआ है और वो लेटेस्ट मॉडल उसको ऑफर कर रही है। तो मेरे ख्याल में कोई भी एम्प्लॉय ऐसा नहीं होगा जो आपकी कंपनी को छोड़ के आपके राइवल के पास नहीं जाएगा। तो अब अगर आप उसको रिवार्ड का लालच देते हैं तब भी वो उस एक्सपेक्टेंसी को माइंड में रखते हुए आपकी कंपनी नहीं छोड़ेगा। अब वो रिवार्ड की सूरत में हो सकता है, वो ये भी हो सकता है कि आप 10 साल हमारे कंपनी में जब सर्विस कर लेंगे तो आपको एरिया मैनेजर से जोनल मैनेजर बना दिया जाएगा। जब जोनल मैनेजर के बाद आपकी परफॉर्मेंस अच्छी होगी और आप 5 साल मजीद हमारी कंपनी में लगा देते हैं तो आपको हो सकता है कि उससे अगली पोस्ट जो है वो ऑफर कर दी जाए, फिर 2 साल बाद या 3 साल बाद आपको उससे अगली पोस्ट जो है वो ऑफर कर दी जाए। ठीक हो गया। तो इस तरह उसके दिल में एक लालच होगा कि मैं 8 साल पहले ही इस कंपनी में लगा चुका हूँ, अब मैं इस कंपनी को छोड़ के जाता हूँ तो सिर्फ 2 साल के लालच के लिए, तो 2 साल के बाद तो मुझे वैसे ही कार मिल जानी है। और मुझे एक तीसरा बेनिफिट ये भी इस कंपनी में मिलेगा कि जब मैं 25 साल यहाँ लगा लूँगा तो मुझे पेंशन भी मिलेगी। कुछ कंपनीज ऐसी हैं जो पेंशन ऑफर करती हैं, इवन दैट कि वो प्राइवेट कंपनीज हैं। तो वो क्यों छोड़ेगा आपकी कंपनी को? वो अपने उस रिवार्ड के लिए आपकी कंपनी को बिल्कुल भी नहीं छोड़ेगा। उसके अलावा आपने अगर उसको इंश्योरेंस पॉलिसी दी हुई है तो वो बिल्कुल भी आपकी कंपनी को नहीं छोड़ेगा। क्यों? क्योंकि जब वो एक न्यू जॉब मतलब ज्वाइन करता है तो उसको फिर वहाँ पे 8 से 10 साल उस इंश्योरेंस को सिक्योर करने के लिए या अपने रिवार्ड को या अपनी पेंशन को सिक्योर करने के लिए लगाने पड़ेंगे, जबकि आपको वो ऑलरेडी अपनी ज़िंदगी के 8 साल दे चुका है। तो वो फिर आपकी कंपनी को प्रेफर करेगा कि यहाँ मैं 8 साल और लगा चुका हूँ, 2 साल बाद मैंने वैसे ही जोनल मैनेजर की पोस्ट पे चले जाना है, फिर 3 साल बाद फिर मेरी तरक्की हो जाएगी, फिर 2 साल बाद फिर मैं, और ऐसे करते हुए मैं मैनेजर या एडमिनिस्ट्रेशन की पोस्ट पे पहुँच जाऊँगा, सुपरवाइजर की पोस्ट पे पहुँच जाऊँगा, या फिर मैनेजर की पोस्ट पे पहुँच जाऊँगा, या एडमिनिस्ट्रेशन की पोस्ट पे पहुँच जाऊँगा। एंड में जब मैं रिटायर होऊंगा तो नो डाउट मेरी सैलरी जो है 4 to 5 लाख तक इंक्रीज हो जाएगी, और उसके साथ साथ जब मैं रिटायर हो जाऊँगा तो मुझे एटलीस्ट 2 लाख तक घर बैठे भी मिलेंगे, मुझे गाड़ी मिलेगी, मुझे बंगला मिलेगा, मुझे ये मिलेगा, मुझे वो मिलेगा, मुझे पेंशन भी मिलेगी। इंसेंटिव तो मिलेगा लेकिन मुझे पेंशन भी मिलेगी। तो इस तरह की जो चीज़ें हैं वो एक्सपेक्टेंसी थ्योरी में हम इंक्लूड कर सकते हैं। उसके अलावा भी डिफरेंट जो छोटी छोटी थ्योरीज हैं, मैं जस्ट उनके नाम आप लोगों को बता देती हूँ। तो वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट तो नहीं है लेकिन आपकी नज़रों से गुजरने चाहिए। मैनेजरल ग्रिड मॉडल जो 1964 में आया, उसके अलावा मोटिवेशन इन मैनेजमेंट का मॉडल आया जो कि फलट ने प्रोवाइड किया। वो ये कहते हैं कि डिसेंट्रलाइजेशन जो है इस पे वर्क करना चाहिए, सेंट्रलाइजेशन नहीं होनी चाहिए, डिसेंट्रलाइजेशन होनी चाहिए। उसके अलावा सोशल एस्पेक्ट्स इन मैनेजमेंट की बात बर्नार्ड ने की, चेस्टर बर्नार्ड ने, कि जो आपकी मैनेजमेंट है उसमें सोशल रिलेशनशिप पे ज़्यादा फोकस करना चाहिए। उसके अलावा साइमन जो है उन्होंने 1940 में एडमिनिस्ट्रेटिव बिहेवियर दिया कि जो एडमिनिस्ट्रेशन है उसका हार्ट जो है वो डिसीजन मेकिंग है। अब पीपीएससी के पेपर में अक्सर ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि हार्ट ऑफ मैनेजमेंट इज डिसीजन मेकिंग, इसका रियल आंसर होता है वो असल में साइमन ने ही प्रेजेंट किया था। ये एक छोटी सी मैनेजमेंट या एडमिनिस्ट्रेशन की थ्योरी है। ठीक हो गया। उसके अलावा नीड सेटिस्फेक्शन थ्योरी है, और एसओबीसी मॉडल भी है, और ओसीडीसी मॉडल भी है, ओसीडीक्यू मॉडल भी है, फोर्स फील्ड एनालिसिस मॉडल है, डेमोक्रेसी इन मैनेजमेंट मॉडल है, चेंज साइकिल मॉडल है जिसमें 6 प्रेडिक्टेड स्टेजेस जो हैं चेंज के हवाले से वो डिस्कस की गई हैं। मतलब ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, जो चीज़ इंपॉर्टेंट थी वो मैंने आपको साथ साथ बता दी। और जो मोटिवेशन इन मैनेजमेंट है उसका एक स्लोगन मेरे माइंड में आ रहा है। इन्होंने कहा था कि पावर सिर्फ एक बंदे के पास नहीं होनी चाहिए बल्कि ग्रुप क्रिएट करना चाहिए, और इसके लिए इन्होंने एक स्पेसिफिक टर्म मुतारिफ करवाई थी जिसमें वो ये कहते थे, स्लोगन था इनका, क्रिएट ग्रुप पावर रादर देन एक्सप्रेसिंग पर्सनल पावर। ठीक हो गया। होपफुली आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा। तो मिलते हैं फिर हमारी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन अल्लाह हाफिज़।